मैं देवेंद्र सिंह वर्मा आज आपको कक्षा 7 में विज्ञान विषय के अंतर्गत ऊष्मा संचरण की विधियों के बारे में बताऊंगा। कल आपको बताया था हमने चालन विधि से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को कैसे जाती है। आज हम बताएंगे आपको संवहन विधि। संवहन विधि क्या आप जानते हैं कि द्रवों में और गैसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से हो सकता है? नहीं। यदि नहीं तो क्यों? क्योंकि ये द्रव और गैसें ऊष्मा की कुचालक होती है। इनमें चालन विधि से ऊष्मा का संचरण नहीं हो सकता, संभव नहीं है। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक फ्लास्क लेते हैं जिसमें आधा फ्लास्क पानी से भरा हुआ है। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट की 2 बूंदे डाल देते हैं। फ्लास्क का जल लाल हो जाता है। फिर इसे स्पिरिट लैंप की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो हम देखते हैं कि स्पिरिट लैंप की तली पर, वो फ्लास्क की तली पर जब पानी गर्म होता है तो पानी के कण गर्म हो जाते हैं। तो वो ऊपर की ओर उठते हैं और ऊपर के कण नीचे की ओर जाते हैं। ये क्रिया निरंतर होती रहती है। फिर ये धाराएं बन जाती हैं। फ्लास्क की पेंदी से लाल रंग की जल की लाल पतली धाराएं नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई देती हैं। कुछ समय बाद ये चक्कर काटती हुई दिखाई देती हैं और वे पुनः वापस पेंदी पर आती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि फ्लास्क की तली पर जो जल है, जल के अणु हैं, वो गर्मी पाकर गर्म हो जाते हैं और ये अणु अपने पास के ठंडे जल के अपेक्षा हल्के होते हैं, इसलिए ये ऊपर आ जाते हैं और ऊपर के भारी कण नीचे आ जाते हैं और ये क्रिया होती रहती है। ये अणु भी गर्म होकर फिर ऊपर उठते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और धीरे धीरे जल गर्म हो जाता है। उस क्रिया में ऊष्मा का हस्तांतरण गर्म से ठंडे भाग की ओर अणुओं की गति के कारण होता है। ऊष्मा हस्तांतरण की इस प्रक्रिया को हम संवहन कहते हैं। हमने देखा होगा घरों और चिमनियों से निकलने वाला धुआं ऊपर उठ जाता है क्योंकि यह धुआं हल्का होता है, वायु से हल्का होता है, इसलिए वायु के ऊपर चला जाता है। इसी तरह से श्वसन क्रिया में निकली हुई वायु कमरे के ऊपर लगे हुए रोशनदान के द्वारा बाहर निकल जाती है और हमें जंगले और दरवाजे द्वारा स्वच्छ और साफ हवा मिलती है। इसी तरह से इसकी तीसरी विधि है विकिरण विधि। ऊष्मा संचरण की विकिरण विधि है। ये ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि है। उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये सीधे ऊष्मा हम तक पहुंचती है, इसलिए इसको विकिरण विधि कहते हैं। 2 वस्तुओं के बीच किसी माध्यम की इस विकिरण विधि में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि द्वारा निर्वात में भी किसी वस्तु से ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है। इस विधि द्वारा किसी गर्म वस्तु से चारों ओर ऊष्मा उसी प्रकार फैलती है जैसे बल्ब से फैलती है और जलती हुई मोमबत्ती से फैलती है। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक मोमबत्ती को जलाकर रख देते हैं और उसके कुछ दूरी पर एक थर्मामीटर ले लेते हैं। तो हम देखते हैं कि थर्मामीटर का पाठ्यांक निरंतर बढ़ रहा है, पाठ्यांक में वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि किसके कारण है? अगर चालन विधि द्वारा होती, अगर ये चालन या संवहन विधि के कारण होती तो वायु ऊष्मा की कुचालक होती है।
है, तो वायु द्वारा तो ऊष्मा थर्मामीटर तक आएगी नहीं, इसलिए ऊष्मा थर्मामीटर में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से संभव नहीं है। इसी प्रकार मोमबत्ती की लौ के पास की वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है और ये ऊपर उठ जाती है, इसलिए ये संवहन द्वारा भी संभव नहीं है। अतः ये निश्चित ही तीसरी विधि अर्थात विकिरण द्वारा संभव है। सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत बड़ा भाग निर्वात का होता है। सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा निर्वात से होती हुई पृथ्वी तक पहुंचती है।